नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले 4 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल विभागीय परीक्षा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम कर रहा है। पिछले 4 सालों में हमने विभागीय परीक्षा के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के आने वाले लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को टारगेट करने जा रहा है। इसी सिलसिले को देखते हुए हमने कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है। बहुत सारे सर्किल के हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर कवर किए हैं। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपके 2024 के पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के परीक्षा में निश्चित तौर पर रिपीट होंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 सेट डी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है देखिएगा। सेक्शन 10 अ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील विथ। जो भी नियम दिए गए हैं गाइड 2 में, कुछ इंपॉर्टेंट नियम गाइड 1 के, उनको याद करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली सर्किल और पंजाब सर्किल इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पिछले कई सालों से पूछ रहा है। गाइड 2 का सेक्शन 10 किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन से। ऑप्शन नंबर 2 में बोला इंक्वायरी और रिस्ट्रिक्शन से। ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला कस्टम कंट्रोल से। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है नन ऑफ दीज। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में और सेक्शन 10 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 में जो जानकारी हमें दी गई है वो जानकारी है निषेध और प्रतिबंध से संबंधित। टोटल 11 सेक्शन हमें पढ़ने हैं गाइड 2 से, और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 10 में आपका दिया है निषेध वाला टॉपिक, आपका 11 में दिया है पूछताछ वाला टॉपिक, और आपका 9 में दिया है सीमा शुल्क वाला टॉपिक। तो हमने बाकी चीजों के बारे में बात कर लिया है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे आपको गाइड 2 में सेक्शन 9 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया कि 10 में आपका निषेध दिया है, 11 में आपका इंक्वायरी दिया है, और इसके अलावा 9 में आपका सीमा शुल्क से संबंधित चीजें दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है यूपीयू स्टैंड फॉर। यूपीयू का मतलब क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया, 50 बार आया, हजारों बार रिपीट हुआ। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका मतलब होगा। इसका स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। 1876 में भारत इसमें पार्टिसिपेट किया था। बर्न स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका जवाब डायरेक्टली लिखूंगा, ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी क्वेश्चन आपका सेक्शन से संबंधित है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन 8 किससे संबंधित है? देखिए एक बार मैं फिर से आपका शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं। 2-3 क्वेश्चन आपको नियम के यहां मिल गए हैं। देखिए हमने क्या बोला, 11 में आपका इंक्वायरी दिया है, 10 में आपका निषेध से संबंधित चीजें दी हैं, 9 में आपका कस्टम कंट्रोल दिया है, और 8 में आपका वीपी और सीओडी संबंधी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में बताया है। तो इसका जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का।
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गाइड 2 का सेक्शन 5। कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने केवल नियम से पूछ लिए हैं। चार चार क्वेश्चन एक टॉपिक से नियम से पूछना, इसका मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद करके जाना है। चलिए, सेक्शन 5 किससे संबंधित है? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा कि सेक्शन 5 जो है वो पार्सल पोस्ट से संबंधित है। चलिए, इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। स्क्रीन पर जो आप पीडीएफ देख रहे हैं पिछले 4 सालों का, कहने का मतलब है 70 से 75 सेट का पेपर इसी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, आप हमारे पेड क्लास में आ सकते हैं। उतना ही नहीं, उत्तर सहित मिलेगा, साथ में आपको रीजनिंग के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको मैथ का भी सॉल्यूशन मिलेगा। पेड क्लासेस में इतना ही कुछ नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा, डिटेल मटेरियल मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। वन टाइम फीस में हम आपको 100% मटेरियल कंप्लीट करके देंगे। अगर आप हमारे पेड क्लास में आना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690 पर। ध्यान रखिएगा, जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा को ही टारगेट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? यदि विदेश डाक के संबंध में बल्क सिस्टम के लाइसेंस से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो मामले को डॉट डॉट के पास भेजा जाएगा और जिसका अंतिम निर्णय होगा। ऑप्शन नंबर ए को पिक करिए, डिविजनल सुपरिटेंडेंट बोला है, बी बोला है डीपीएस के पास जाएगा मामला, सी बोला है एचओसी के पास जाएगा मामला, और डी आपको बता रहा है कि डायरेक्टर जनरल पोस्ट जो है इस मामले का निपटान करेंगे और उनका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। हम बात कर रहे हैं बल्क सिस्टम, और बल्क सिस्टम में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, डीजी पोस्ट इसके लिए फाइनल निर्णय बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि कोई भी डाकघर है और डाकघर से मनी ऑर्डर जारी करने का काम निरस्त कर सकते हैं, ऐसा पावर किस अथॉरिटी के पास है? हेड ऑफ सर्किल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? विच वन इज करेक्ट? सही जवाब जो हो जाएगा, हमने अगर थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो मैंने आपको बताया था कि डीजी पोस्ट के पास ये पावर होता है कि भाई किसी भी डाकघर से मनी ऑर्डर जारी करना, निलंबन करना, निरस्त कर सकते हैं। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। इसका जो जवाब करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। दोनों सेंटेंसेस को आपको ध्यान से रीड करना है, उसके बाद आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 में बोला है अप्पू का कन्वेंशन सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा। जो भी मेंबर कंट्री रहेंगे उन सभी को जो नियम बनाएगा अप्पू, उनका पालन करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, लेटर पोस्ट के अलावा जो अदर आइटम रहेंगे, इंश्योर्ड आइटम है, पार्सल आइटम है, इन सभी का अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो अलग से एक नियम का एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेटर पोस्ट के अलावा जो भी चीजें भेजेंगे आपको अलग से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों बातें सही है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन को हम पिक कर लेते हैं। इसका उत्तर हमने सी लगा देना है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर डाल दीजिएगा। अगर मेरा मेहनत आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने का हमें ऊर्जा मिलता है। चलिए, 10th नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरी की सलाह के साथ विदेशी पंजीकृत पत्र के संबंध में शिकायतों के लिए पूछताछ शुल्क क्या है? एक चीज बता दूं, आप इंक्वायरी कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिकल के लिए कोई भी चार्ज का जरूरत नहीं पड़ता। व्हाट इज द इंक्वायरी फी? कंप्लेन रिगार्डिंग फॉरेन रजिस्टर्ड लेटर विथ एडवाइस ऑफ डिलीवरी। एडवाइस ऑफ डिलीवरी के साथ कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं रजिस्टर आर्टिकल का, नो इंक्वायरी फी इज नेसेसरी। 10 नंबर का जो उत्तर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 12th नंबर क्वेश्चन है, आईटी आधुनिकीकरण 2012 में कितने खंड थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सरल सा क्वेश्चन है, टोटल 8 खंड थे, मतलब 8 सेगमेंट थे।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, एक्सपांड करना है डीसीएफ को। डीसीएफ को आपको विस्तार में बताना है। डीसीएफ क्या होता है? डी फॉर डाटा, सी फॉर सेंटर और एफ फॉर फैसिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं डाटा सेंटर फैसिलिटी। याद रखिएगा इसका जो वेंडर था वो रिलायंस था। तो दोनों बातें जो मैंने आपसे बताई है उन दोनों बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दर्पण का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। दर्पण भाई साहब, दर्पण हम क्या बोलेंगे? पहले तो इसे हम RICT बोलते थे, फिर बाद में इसे हमने दर्पण बोल दिया। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, मतलब उत्तर नंबर सी हम लगा देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना डिस्कशन करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस पर लगेगा कि डिस्कशन करना है भाई साहब कर लेंगे। चलो अगला देखो, CSI किसको कवर करता है। CSI में आपका पॉइंट ऑफ सेल आएगा, बैक ऑफिस आएगा, दोनों चीजें CSI के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें CSI के अंतर्गत आती हैं, हमने आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको जाके जरूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीजें आपको हमारे पेड क्लासेस में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है NI। NI क्या होता है? नेटवर्क इंटीग्रेटर। और मैंने बताया कि भाई वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डाकघर अभी यूज कर रहा है। और पूछा यह है कि NI का सर विक्रेता कौन था या वेंडर कौन था? TCS था, रिलायंस था, इन्फोसिस था। देखिए TCS तो नहीं था, TCS जो है वो CM का था और इसके अलावा CSI का था। रिलायंस जो है वो डाटा सेंटर का था और इसके अलावा इन्फोसिस FSI का था। तो ये तीनों जो हैं वो NI के वेंडर नहीं थे। तो साफ तरीके से हमको ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द अबव इज राइट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। द सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेस एंड हैंडहेल्ड डिवाइस टू पोस्टमैन इज कॉल्ड। कि वह सेगमेंट जिसके तहत हैंडहेल्ड डिवाइस सप्लाई किया गया था पोस्टमैन को, वो सेगमेंट कौन सा था? RS था, इसके अलावा RSI था, CSI था या फिर MOS था? कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। भाई साहब 18 नंबर में आपसे पूछा कि ECMS मैंने आपको बताया था जो नए प्रपोजल आते हैं PLI और RPLI के, उनको अपलोड उनको प्रोसेस करने का काम ECMS करता है। ECMS होता क्या है? E फॉर इंटरप्राइज, C फॉर कंटेंट, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम, नॉट सर्विस, सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है और ऑप्शन में आपको सिस्टम और सर्विस दोनों दिया जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हमने पिक कर लिया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। विच कमेटी अप्रूव द मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट। किस समिति ने विभाग के IT आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी? कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर। मैंने आपको बताया था कि नवंबर 2012 में 4,909 करोड़ के परिव्यय से CCEA को बताया था कि कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो एंटीवायरस IT परियोजना के अंतर्गत विभाग में उपयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या है? क्विक हील है, मैकफे है या सिमेंटिक है या फिर नन ऑफ द अबव। जो डिपार्टमेंट एंटीवायरस यूज करता है उसका नाम है सिमेंटिक। याद रखिएगा C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्वेश्चन है और यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस जो दिया है वो बोला है RD अकाउंट कैन बी क्लोज प्रीमेच्योर आफ्टर 3 ईयर, डेट ऑफ अकाउंट सबमिटिंग प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट कॉन्सन।
कि आरडी अकाउंट को 3 साल के बाद आप पीएमसी करवा सकते हैं जिस दिन से आपने खाता खोला है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला जो ऑप्शन बोला है कि पीओ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द आरडी अकाउंट इज क्लोज प्रीमेच्योर एवन 1 डे बिफोर मैच्योरिटी, कि भाई परिपक्वता के एक दिन पहले अपना खाता बंद कर रहे हो, कौन सा खाता, आरडी खाता, तो उस पर जो ब्याज दर लागू होगा वो बचत खाते का ब्याज दर लागू होगा। ज्यादा कंडीशन डिस्कशन जरूरत नहीं करना पड़ेगा, सरल सा क्वेश्चन है, डेली यूज वाला क्वेश्चन है, दोनों ही सेंटेंसेस आपके सही हो जाएंगे। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, इंटरेस्ट ऑन लोन आरडी विल बी एप्लीकेबल एज, कि बताइए कि यदि आपको कभी लोन का जरूरत पड़ता है तो आपको पता है कि आरडी खाते में 1 साल बाद जो जमा राशि रहता है उसका 50% लोन ले सकते हैं। लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज कितना देना पड़ेगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में सवाल किया है। 1% प्लस आरडी इंटरेस्ट, 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट, 3% प्लस जो उस समय का आरडी इंटरेस्ट रहे। जो जवाब सही होगा 2% प्लस वर्तमान में जो आरडी का ब्याज दर रहेगा वो कैलकुलेट करके आपसे ब्याज लिया जाएगा। 22 का जो करेक्ट जवाब होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर सेट कर देता हूं। 23rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है मैक्सिमम लिमिट एडोमेंट एश्योरेंस, जिसे कि हम संतोष भी बोलते हैं हिंदी में, उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है। संतोष बोलेगा मतलब पीएलआई का कैटेगरी है तो 50 लाख तक कर सकते हैं, 50 लाख इसका अधिकतम लिमिट है, 50 लाख तक बीमा किया जा सकता है, कोई भी पॉलिसी ले रहे हो पीएलआई का। अगला जो सवाल है वो पूछा है मिनिमम सम एश्योर्ड डब्ल्यूएलए सुरक्षा, डब्ल्यूएलए मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदी में इसे सुरक्षा बोलेंगे। मिनिमम आपसे पूछा है सम एश्योर्ड का राशि, याद रखिएगा पीएलआई का कोई भी पॉलिसी ले रहा है कोई भी कस्टमर 20,000 मिनिमम सम एश्योर्ड का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जवाब करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, डाक जीवन बीमा के तहत संयुक्त जीवन मतलब जिसे हम युगल सुरक्षा बोलते हैं और जिसे मैं कपल सुरक्षा भी बोलता हूं, उसमें आपको मिनिमम लिमिट क्या होता है। देखिए इस पॉलिसी में आपको ये पता है कि पीएलआई के लिए अगर एक व्यक्ति पति या पत्नी में से कोई भी पात्र होता है तो वो पॉलिसी दोनों लोगों को बीमा कवर प्रदान करती है। इस पे मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20K। देखिए 20K का जो लिमिट है कोई भी पीएलआई का टाइप है सब में लागू होता है। एक महत्वपूर्ण कंडीशन कि जब आप ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस करवा रहे हैं तो 21 इसका मिनिमम है और एज लिमिट का बात कर रहा हूं और 45 इसका मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में पति और पत्नी का जो आयु सीमा है वो होना चाहिए। एक और कंडीशन का बात करूं तो भाई मिनिमम टर्म इसमें 5 साल और अधिकतम आप 20 साल का टर्म ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन केस चाइल्ड पॉलिसी बाल बीमा अंडर पीएलआई। पीएलआई के तहत जो चाइल्ड पॉलिसी होती है जिसे कि हम सीपी बोलते हैं, अधिकतम बीमा राशि आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब पीएलआई का बात करेगा अधिकतम 3 लाख तक सीपी करवा सकते हो और आरपीएलआई का बात करेगा तो 1 लाख तक सीपी करवा सकते हो। दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। इसका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब था वो था बी। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 27 नंबर का है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस में डॉट डॉट की यूएसडी तक अधिकतम सीमा है जिसे आप भेज सकते हो, एक बार में भेजा जा सकता है। तो 50,000 तक कैश है मैंने आपको बताया था और अधिकतम लिमिट जो है वो 2500 यूएसडी का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे जन सुरक्षा स्कीम पीएमजेजेबीवाई के बारे में पूछा है। ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, केवल आपको फुल फॉर्म बताना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई भी कस्टमर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 18 से लेके 50 के बीच में उसका उम्र सीमा होना चाहिए और 436 रुपया इसको वार्षिक प्रीमियम एक बार देना पड़ेगा 1 साल में। 2 लाख तक का बीमा कवर
किसी भी कारण से मृत्यु होता है तो उसको प्रदान किया जाएगा। जो इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु निम्न के बीच होनी चाहिए। द एज ऑफ सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना शुड बी बिटवीन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 से 40। मैंने आपको बताया था ये पेंशन स्कीम है, 18 से 40 के बीच में कोई कस्टमर पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिस प्रकार से पेंशन वह 60 साल के बाद चाहता है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3, 4 या 5 उसके पास ऑप्शन है, उसी प्रकार से उसको प्रीमियम पेड करना पड़ेगा और उसको पैसा 60 साल के बाद ही दिया जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, और उसके बारे में बताया कि भाई साहब कोई भी स्टूडेंट है, विदेश से भारत पढ़ने आता है, कोई यात्री है, घूमने आता है, पैसे का जरूरत पड़ता है, तो इस सर्विस के माध्यम से वह ट्रांजैक्शन कर सकता है। मैंने आपको बताया कि 2500 यूएसडी उसका अधिकतम लिमिट है, 50,000 तक कैश में ले सकता है, और एक कैलेंडर ईयर में वो अधिकतम 30 ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। जो पहला सेंटेंस दिया गया है वो बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो डिपार्टमेंट संबंधित नहीं है, डिपार्टमेंट के बारे में किसी प्रकार की जानकारी, रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देने का परमिशन नहीं दिया गया है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है कि विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय स्वरूप की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को उनके आवेदन करने पर प्रस्तुत की जा सकती है। बिल्कुल ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब हमें देखना था कि दो कथन में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। छोटी मोटी जानकारियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि एप्लीकेशन देता है तो उसको दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, और यहां पर आपसे रूलिंग का क्वेश्चन पूछा है। बोला है डाक मैनुअल खंड 6 का भाग 3 का नियम 11 जो है वो किस नियम से संबंधित है। डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा कि 11 नंबर नियम में, वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के 11 नंबर नियम में उप कार्यालय के लिए धन का प्रावधान करने का कौन कौन सा नियम है, ये नियम आपको बताया गया है। इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 को देखिएगा, एसबी ऑर्डर 1 2021 डुप्लीकेट पासबुक के लिए क्या चार्ज लिया जाएगा। एसबी ऑर्डर 1 2021 के अनुसार यदि कोई भी कस्टमर दोबारा पासबुक इशू करवाता है तो 50 प्लस जीएसटी का फीस उसको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका टोटल फीस 59 रुपए हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसबी ऑर्डर 1 2021 के अनुसार कोई भी खाता है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, उसका ट्रांसफर करवाना है, 100 प्लस जीएसटी लगेगा। इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। 100 प्लस जीएसटी मिला के इसका फीस 118 रुपया हो जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 में आपसे बोला है कि एक से अधिक लिपिक वाले प्रत्येक डाकघर में, मतलब जिस डाकघर में एक से अधिक क्लर्क काम कर रहे हैं उस डाकघर में एक अटेंडेंस रजिस्टर जिसका फॉर्म नंबर होता है S37 वो मेंटेन किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दूसरा जो सेंटेंस बोला है कि विभाजित ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में उपस्थिति रजिस्टर 2 बार अंकित की जाएगी। कहने का मतलब है जैसे 4 घंटे की स्टैम्प ड्यूटी, 4 घंटे की स्टैम्प ड्यूटी, तो उसको जो है 2 बार अटेंडेंस दर्ज करना पड़ेगा। ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, इसी वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 का सी हो गया। 36 पर हम आ गए हैं। 36 पर भी 2 सेंटेंसेस दिए। देखिए अगर सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास अगर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ा, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत जाता है। देखिए 36 का पहला जो कथन दिया है, आरएमएस में प्रत्येक छटनी सहायक को मेल कार्यालय की छटनी सूची प्रदान की जाएगी जिससे वह जुड़ा हुआ होता है।
जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसको एक सॉर्टिंग लिस्ट दिया जाता है। क्या ये कथन सही है? भाई साहब बिल्कुल सही है। जब उसको हम सॉर्टिंग लिस्ट देंगे तो सॉर्टिंग लिस्ट के बदले में हमको एक रिसिप्ट देगा। तो दोनों बातें सही हो गई। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली आप पिक करिए और आगे बढ़ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो फॉरेन पोस्टल मैनुअल से पूछा गया है। पूछा यह गया है कि फॉरेन पोस्टल मैनुअल के तहत जो नियम बताए गए हैं उन नियमों में से कौन सा दंडनीय अपराध माना जाता है, पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। तो पहला जो बोला है ऑप्शन की डाक टिकटों की जालसाजी करता है, तो ये भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। वास्तविक डाक पहचान पत्रों का धोखाधड़ी से उपयोग करता है, ये भी आपका अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों बातें अपराध की कैटेगरी में हैं। हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, 38 नंबर का है। डॉट डॉट के प्राधिकार को छोड़कर एक मेल कार्यालय नहीं कर सकता। देखिए, किसी लेख को पुनर्निर्देशित करना या किसी भी लेख को वितरित करना या इंटरसेप्ट करना, देखिए किसके पास पावर है, महानिदेशक या फिर एचओसी। कहने का मतलब है हेड ऑफ सर्किल के पास पावर है। इनको छोड़कर कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि ये दोनों काम करवा सके। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये भी नियम का क्वेश्चन पूछा। देखिए भाई साहब, दिल्ली सर्किल ने 7 से 8 क्वेश्चन केवल नियम के पूछे और ज्यादा ये अंदर डीपली वाले नियम नहीं पूछते, ऊपर ऊपर के नियम पूछते हैं, वही नियम जो आप याद कर सकते हैं। 39 नंबर में आपसे पूछा है फॉरेन पोस्टल मैनुअल चैप्टर 1 किस नियम के तहत एक्ट ऑफ यूनियन दिया है, 1, 2, 3 या 4। 39 का जवाब हो जाएगा नियम 2 में एक्ट ऑफ यूनियन। ये नियम पूरा डिस्क्राइब किया गया है, बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन और बोला है वॉल्यूम 7 के अनुसार मंडल प्रमुख द्वारा जारी किए गए सर्कुलर 3 साल के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं। सी नंबर का उत्तर करेक्ट हो गया। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, जो इंपॉर्टेंट थे उनको कर लिए। आगे आने वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आप पीओजी 1 के मिलेंगे। ठीक है, चलिए पीओजी 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज गिवन अंडर विच क्लॉज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, 8, 9, 10 और 11। हमने दिल्ली सर्किल का पेपर किया और ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके नियम से आ रहे हैं। इसका मतलब आपको नियम पढ़ना आप जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज क्लॉज नंबर 9 में दिया गया है। 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का और 42 में आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। देखिए, नियम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन पर ज्यादा डिस्क्राइब करना, उनके बारे में ज्यादा बात करना का जरूरत नहीं है। सीधे यदि आपको नियम याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं याद है तो फिर आगे चले जाओ, है ना। कोई ऑप्शन बचता नहीं है, याद रख लीजिए। चलिए देखिए 42 को। 42 में आपसे क्या बोल रहा है कि डाकघर आमतौर पर डाक टिकटों, स्टेशनरी की अप्रयुक्त वस्तुओं का मूल्य वापस कर देता है और उसका आदान प्रदान करता है। बिल्कुल गलत कथन है। एक बार हमने टिकट बेच दिया, कस्टमर निकल गया, ना तो वो एक्सचेंजमेंट होगा ना तो वो रिटर्न होगा, तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। मृत व्यक्ति को संबोधित वस्तुओं को कभी भी लावारिस वस्तु की तरह नहीं माना जाता, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 दोनों गलत है, डी सही है, ध्यान रखिएगा। जो मृत व्यक्ति के आर्टिकल होते हैं उनको अनक्लेम की तरह ट्रीट करते हैं और यहां पर जो बोला है कि नहीं करते हैं, तो उत्तर हमारा डी करेक्ट हो गया। 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फिर नियम का पूछा। गाइड 1 सेक्शन 1 क्लॉज 1 कंट्रोल से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पेपर में आए हैं वो तो बनने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो आते हैं, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। भाई साहब पेपर में आया था, आपको दिखा था, फिर भी आपने नहीं किया। फिर अगला क्वेश्चन नियम का। गाइड 1 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस का नियम कहां पर दिया है, 1, 2, 3 या 4। हमने पढ़ा 1 में आपका दिया है कंट्रोल संबंधित,
2 में आपका दिया है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, 3 में आपका दिया है नाइट पोस्ट ऑफिस और 4 में आपका दिया है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला नियम का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ एड्रेस किस पर दिया है, 23, 26, 29 या 30। देखिए मेथड ऑफ एड्रेस का जो नियम है वो 26 से चालू हो जाता है, उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा इन पर कोई कैलकुलेशन करना, दिमाग लगाना, दिमाग घुसाना इसका जरूरत नहीं है। डायरेक्टली याद करिए और उत्तर लगाइए, याद नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। 46 का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है, मैक्सिमम वेट बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल 5 to 7 10। डिफरेंट टाइप का बुक पैकेट में मैंने आपको बताया था कि पैटर्न सैंपल पैकेट 2 kg रहेगा और बाकी जो प्रिंटेड रहेगा, पीरियोडिकल रहेगा, नॉर्मल बुक पैकेट रहेगा 5 kg रहेगा। ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलो अगला देखो, एड्रेस चेंज करवा रहे हो, निर्देश दिया डाकघर में, जो निर्देश रहता है उसका वैलिडिटी जो है वो कितना महीना कितना साल, तो याद रखिएगा निर्देश दिया है तो निर्देश का वैलिडिटी 3 महीना रहता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है 48 नंबर की, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कहां पे दिया है। मैंने आपको बताया 1 में नियंत्रण, 2 में टाइप पोस्ट ऑफिस, 3 में एनपीओ और 4 में एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर का उत्तर। ठीक है, 50 नंबर को पिक कर लेते हैं और यहां पर हम सॉल्व करते हैं कि बीएलपी देखिए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को मैं बीएलपी बोलता हूं, है ना, और उसका आपसे मैक्सिमम वेट पूछा है 7 kg, इसका मैक्सिमम वेट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा हवाई चार्ज को छोड़कर सभी चार्जेस से इसको फ्री कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है टीओपी का आखिरी क्वेश्चन है, पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स को साथ में लेते हैं तो एक वित्त वर्ष का किराया कितना लगता है। अलग अलग लेते हैं तो 150 रुपया, ये तो हमको याद है, साथ में लेते हैं तो भी आपको याद होगा, साथ में लेंगे तो आपको 250 रुपया एक वित्त वर्ष के लिए पेड करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो में दिल्ली सर्किल 2022 पीएसए का पेपर सॉल्व किया है उसके सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है, आपको लगता है मैंने आपको गलत उत्तर बता दिया, आपको कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ऐसा कमेंट को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, एलडीसी संबंधी सबसे तेज अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहते हैं तो ये 4 साल का पीडीएफ आपको उत्तर सहित मिलेगा। इसमें ही आपको आंसर की मिलेगा, इसमें आपको रीजनिंग का सलूशन मिलेगा, आपको मैथ का सलूशन मिलेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर जुड़ना चाहते हो तो क्वेरी करना चाहते हो तो 7610685690 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।